हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में चैप्टर 1 का सारा कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन और डिफरेंट क्वेश्चन आंसर जैसे कि ब्लूप्रिंट के कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम के फीते को हवा में दहन करने से पहले साफ क्यों किया जाता है। देखो बाबू, मैग्नीशियम की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीजन से वह अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। अभिक्रिया करने के दौरान क्या होता है कि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। तो इस परत को साफ़ करना काफ़ी ज़रूरत होता है ताकि मैग्नीशियम का दहन सही तरीके से हो सके। इसलिए हमसे सवाल पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के फीतों को हवा में दहन करने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 कि जल के विद्युतीय वियोजन वाली गतिविधि में एक टेस्ट ट्यूब पर एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे टेस्ट ट्यूब पर एकत्रित होने वाली गैस के आयतन से दुगुनी क्यों होती है, और दुगुनी एकत्रित होने वाली गैस का नाम बताओ। तो बच्चों, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं उसका परमाणु का अनुपात 2:1 होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु जरूरत होते हैं, ठीक है। इसलिए जल के विद्युतीय विघटन के बाद एकत्रित होने वाले हाइड्रोजन की गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस के आयतन का 2 गुना होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं जल का अणुसूत्र जो है H2O होता है, और H2O में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणुओं का अनुपात है 2:1 होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग विद्युत विघटन होता है तो देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस की मात्रा जो है ऑक्सीजन गैस के आयतन का हमेशा क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे। बच्चों, मैंने आपको बताया था संतुलित समीकरण के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वैसे हम लोग यौगिक को खोजते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले बात क्वेश्चन जो है वर्ड्स इक्वेशन में दी हुई है। वर्ड्स इक्वेशन में जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमें याद रखना होगा। तभी हम वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उसके बाद बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना, संतुलित करना। जैसे कि हाइड्रोजन का हमें पता है कि H2 होता है, क्लोरीन का Cl2, और ये मिलके जो है HCl बनाते हैं। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन या HCl में सब में 2-2 ही परमाणु हैं, अतः हम किसी एक को भी लेके बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दिख रहा था, क्लोरीन 2, बट हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद राइट साइड में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 और क्लोरीन की संख्या 2 हो गई। इस तरह से यह अभिक्रिया जो है संतुलित हुआ, ठीक है। पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे जब भी हमें कोई संतुलित समीकरण लिखना होता है, ठीक है, तो हम वैसे यौगिक को देखते हैं सबसे पहले जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। दूसरा देखिए इसी में है, क्वेश्चन नंबर 3 में ही एक और सवाल है कि बेरियम क्लोराइड अल्मुनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बच्चों मैंने तो यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, 3 से, फिर यहाँ पर भी देखिए 3 2, आप इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले आप लिखेंगे जैसे बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम क्लोराइड जो होगा बाबू यहाँ पे BaCl2 होगा। ये क्लोरीन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे Cl2 कीजिए, 3B, ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है, आप इसे सही करेंगे BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट जो होते हैं बाबू Al2SO4 का होल 3 होता है, और ये देता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट फिर आप देखो यहाँ पे BaSO4, और एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है बच्चों AlCl3 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखा जा रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले यहाँ से एल्युमिनियम को संतुलित करेंगे।
एल्युमिनियम को संतुलित करने के लिए आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, क्लोरीन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो आप क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए 6 क्लोरीन हो गए हैं। यहाँ मैंने आपको बोला BaCl2 है, तो 2 क्लोरीन को फिर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 क्लोरीन हो जाएगा। आप इसे सही करेंगे, ये 3BaCl2 होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बेरियम फिर बढ़ गया 3, तो जब 3 बेरियम हो गया तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3BaSO4 बनेगा, ठीक है। इसी तरह प्रश्न सी में दिया है कि सोडियम वाटर से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, सोडियम का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो Na होता है, इसका सिंबल है सोडियम का, जो ये सिंबल है, ठीक है। वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन क्या है H2। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी परमाणु की संख्या 3 दिख रही है और वाटर में भी परमाणुओं की संख्या 3 दिख रही है। तो हम किसी को भी लेके अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोडियम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगी, ऑक्सीजन को फिर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हाइड्रोजन आप देख लो बैलेंस है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो कुल मिला के 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, ठीक है। तो जब हमें अभिक्रिया वर्ड इक्वेशन में दे, शब्द में दिए रहे, तो सबसे पहले बच्चों हमें फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला लिखने के बाद हमें नियम, यही मैं आपको एक नियम बताया हूँ, ठीक है ना, कि सबसे पहले हमें अभिक्रिया में वैसे यौगिक को खोजनी होती है जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखे जिनमें भौतिक अवस्था भी दर्शाना है हमें, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि जल, पहला क्वेश्चन है कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो देखिए जल में बेरियम क्लोराइड का फार्मूला जो होता है BaCl2 होता है, और सोडियम सल्फेट का विलयन का जो है सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। ये दोनों विलयन है, कहने का मतलब ये भी एक्वस होंगे और ये भी एक्वस सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना बच्चों। Na2SO4 के आगे भी आप क्या लिखेंगे AQ को बोलते हैं एक्वस, ठीक है। तो BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4 एक्वस मिल के बनाते हैं बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 देखिए यहाँ पे ये सॉलिड बनेगा, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड NaCl फिर एक्वस बनेगा। इसका मतलब यह भी क्रिया ये हुआ कि यहाँ पे BaSO4 का अवक्षेप बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, हिंदी में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना, या अवक्षेपण अभिक्रिया हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कलर बनेगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन में हमें कलर दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको सही करेंगे, BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन, Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन मिलके बेरियम सल्फेट का सॉलिड सॉल्यूशन और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। इसी में सेकेंड क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। फिर से बच्चों देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होंगे, ठीक है ना, जलीय विलयन, ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन होगा, यह भी क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, तो देखिए यहाँ पे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और वाटर का निर्माण होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि किसी पदार्थ X के विलयन का इस्तेमाल पुताई के लिए होता है। तो देखिए पदार्थ X का नाम और फार्मूला हमें बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। तो बच्चों याद रखेंगे कि कली चूना और बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, पदार्थ X का यहाँ पर जो नाम होगा, कह रहा है ना किसी पदार्थ X के विलयन का इस्तेमाल पुताई के लिए होता है, तो हम लोग कली चूना और बुझा हुआ चूना का प्रयोग जो है करते हैं पुताई के लिए, ठीक है। और पदार्थ X और जल के बीच होने वाली अभिक्रिया के लिए बोल रहा है समीकरण लिखने, तो हम लोग कली चूना का जो फार्मूला है, सूत्र है, रासायनिक सूत्र, उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसको हम अभिक्रिया कराएंगे वाटर से, तो देखिए यहाँ पे बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कली चूना वाटर से रिएक्ट करके COH का होल 2 बनाता है जो कि एक्वस होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है
कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखी जाती है तो कॉपर के सल्फेट के विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो बच्चों कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखी जाती है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग जो है बदलकर हल्का हरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, और लोहे की कील पर भूरी परत के रूप में कॉपर प्राप्त होता है। ठीक, याद रखेंगे जब भी हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखते हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है ना, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयरन जो है सल्फेट बना ले रहा है। ठीक है, और लोहे की कील पर क्या होती है कि भूरी परत के रूप में कॉपर हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगला सवाल क्या है कि इस पुस्तक में एक्टिविटी 1.10 में दी गई प्रतिक्रिया को छोड़कर द्विविस्थापन अभिक्रिया का कोई अन्य उदाहरण देखिए। आप अपने बुक एनसीईआरटी बुक में देखेंगे एक्टिविटी 1.10। ठीक है, उसमें कह रहा है कि उस प्रतिक्रिया को छोड़कर आपको ना कोई डबल डिस्प्लेसमेंट का अन्य एग्जाम्पल बताना। तो ऐसे आप ढेरों एग्जाम्पल आपने पढ़ रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो हम एक एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर कि लेड नाइट्रेट को जब हमने पोटासियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराया तो हमें लेड आयोडाइड मिला और पोटासियम नाइट्रेट मिला। यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट से लेड जो है यहाँ पोटासियम आयोडाइड में आयोडीन से अभिक्रिया कर लेता है तो वापस पोटासियम जो है नाइट्रेट से अभिक्रिया करके पोटासियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा भी है कि जब लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटासियम आयोडाइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत और अवकृत होने वाले पदार्थों को पहचानें। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे सोडियम जो है पहला प्रश्न में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो आप देखो सोडियम जो है सीधा सीधे ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है और हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन का सीधा संयोग होता है तो वह ऑक्सीडेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोजन एक धातु के साथ हो रहा है इसलिए ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का संयोजन एक धातु के साथ हो रहा है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हम बोलेंगे कि इसका संयोजन जो है एक धातु के साथ, कहने का मतलब सोडियम के साथ हो रहा है तो कहेंगे ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन घट गया ना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, लेकिन सोडियम का क्या हुआ, सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़े हैं। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया में देखा जा रहा है कि दोनों तरह की अभिक्रियाएं हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है और अवकरण अभिक्रिया भी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है ऑक्सीकरण अवकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण बच्चों याद रखेंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सीधा संयोग होता है, या फिर हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का वियोग होता है, या हमने पढ़ा था एक और कि ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, कमी होती है। ठीक है ना, और ठीक इसके विपरीत आप अवकरण अभिक्रिया को देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा है जैसे कि देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कॉपर और वाटर बना रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अलग होने की वजह से हम कह सकते हैं कि कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर के ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है और कॉपर बन रहा है। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन में आप देखो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। हमें लेफ्ट साइड में देखना है रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। ठीक है ना बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने बीच के सवालों को, ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस को भी लिया। अब हम लोग एनसीईआरटी के जो अभ्यास प्रश्न हैं, ठीक है ना, उन सभी प्रश्नों को अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया जो है लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, हमें पहला ऑप्शंस क्या दे रहा है कि लेड ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। देखो बाबू
यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, ठीक है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हट रहा है, तो ये तो अभी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना लेड ऑक्साइड का अवकरण होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन राइट साइड में देखो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन से सीधा संयोग कर रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन दिया है कार्बन का अवकरण हो रहा है, तो बच्चों कार्बन का यहाँ पे अवकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में देखो कार्बन, राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, कहने लो कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोग जो होता है ऑक्सीकरण होता है, ना कि अवकरण। अगला देखो लेड का अवकरण हो रहा है, ठीक, तो इधर तो लेड है ही नहीं, ठीक है, इधर लेड है, इधर तो लेड ऑक्साइड है, तो अभी हमने देखा ना लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना, ठीक है, तो लेड ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, ना कि लेड का। ठीक है, हमें लेफ्ट साइड में देखना है, इसीलिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि प्रश्न 1 का ऑप्शन ए और बी जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फेरिक ऑक्साइड अल्मुनियम से अभिक्रिया करके अल्मुनियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन बनाता है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्मुनियम जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अल्मुनियम क्या कर रहा है, आयरन को उनके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है ना, तो विस्थापित करना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो हमसे पूछ भी रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम कहते हैं यह अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या होता है जब लोहे के छीलन पर, ठीक है, आयरन डस्ट के विषय में बात कर रहा है। ठीक, क्या होता है जब लोहे के छीलन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है हाइड्रोजन गैस बनता है तथा आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है, तो ये तो सही है, हमने पढ़ा भी है कि लोहे के डस्ट पे अगर एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, तो यहाँ तो बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है ना, और आयरन है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, तो वहाँ से क्लोरीन से वो अभिक्रिया करेगा आयरन, ठीक है, तो आयरन क्लोराइड बनाएगा। तो आई थिंक यही ऑप्शन होगा ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। दूसरा देखिए क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनने का कोई मतलब नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तो ऐसा भी हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिड के साथ जो है आयरन का रिएक्शन है। ठीक है ना, मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, आयरन साल्ट और जल का निर्माण होगा, ये भी बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पे जल नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों होता है। तो बच्चों हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में मैंने आपको बताया था कि संतुलित समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर तत्वों को देखते हैं परमाणुओं की, तो उनकी संख्या बराबर होती है। साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि आप लेफ्ट साइड में जितने भी परमाणु हैं उनका द्रव्यमान का योग निकालोगे और राइट साइड में जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान का योग निकालोगे, तो परस्पर वो आपस में समान होते हैं। कहने का मतलब कोई भी अभिक्रिया जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है ना, जिस वजह से हम समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित कहते हैं। तो संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि द्रव्यमान का कभी ना नाश हो सकता है, ठीक है ना, कभी ना विनाश होगा और ना ही हम इसे कभी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं अभिक्रिया के दौरान। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए कथनों को समीकरण के रूप में लिखे तथा उन्हें संतुलित करिए। देखो बच्चों फिर से यहाँ पे वर्ड इक्वेशन है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था वर्ड इक्वेशन को लिखने के लिए हमें उनका सूत्र जो है पता होना चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है तो H2, नाइट्रोजन गैस N2 हो जाएगा, आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2 और फिर आपको इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए फिर आप वही नियम
अपनाओगे वैसे कंपाउंड को, यौगिक को खोजेंगे जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक उसी प्रकार आप बी भी बनाइएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस का दहन। दहन कहने का मतलब ना बच्चों ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। और फिर वाटर यहाँ पर बन रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड कह दिया है बनाने, तो हम इसी को बना रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ऐसे भी H2S का आप दहन करोगे तो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, तीसरा बेरियम क्लोराइड अल्युमिनियम सल्फेट आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप तथा अल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो आपको बेरियम क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए, BaCl2, अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, ठीक है ना। और ये बेरियम, यहाँ पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप वाइट प्रिसिपिटेट बनाता है और अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाता है। ओके, अगला क्या है, पोटासियम और जल आपस में प्रतिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पोटासियम का K होता है, जल H2O, और ये अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस को H2 बोलते हैं। अब ये रिएक्शन लेके आप बारी बारी से इसको क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। संतुलित हीट एंड ट्रायल मेथड से ही करेंगे हम लोग। अभी हम लोग क्लास 10th में हीट एंड ट्रायल मेथड को ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। फिर देखिए समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे हमें वही प्रक्रिया फिर से अपनाना पड़ेगा। हम वैसे कंपाउंड, वैसे यौगिकों को खोजेंगे जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कैल्शियम की 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है। तो 6, 2, 8, 1, 9 सबसे ज़्यादा परमाणु इसी में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहीं से क्या करेंगे, बैलेंस करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से गुना कर दिया तो 2 नाइट्रोजन आ गया। ऑक्सीजन 6 है तो चलिए ऑक्सीजन भी 6 हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 है, आप राइट साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अगर हम 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन हो गए 2, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी तो 2 है ना, तो टोटल 4 हो गए। इसका मतलब हमें H2O को 2 से गुना करना पड़ेगा। अब हम ऑक्सीजन को काउंट करेंगे तो यहाँ तो 6 ऑक्सीजन मिल गए थे, लेकिन इसका 2 ऑक्सीजन तो बचा है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन भी हमें मिल गया, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Na2SO4 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 से गुना करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, फिर देखेंगे दोनों तरफ परमाणुओं को गिन के कि अगर बराबर हो रहे हैं ठीक है, नहीं तो फिर अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बराबर हो रहे थे तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हमने वाटर को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह प्रश्न सी और डी को भी आप संतुलित करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप परमाणु वैसे यौगिक को खोजिए जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, और फिर हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हुए आप समीकरण को संतुलित करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण। फिर से हमें वही दिया है संतुलित समीकरण। फिर देखो यहाँ पे वर्ड इक्वेशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बना रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर का जल का H2O होता है। ठीक उसी प्रकार जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल 2 और सिल्वर Ag होता है। फिर संतुलित करने के लिए आप वही प्रक्रिया अपनाइए। सबसे पहले वैसे कंपाउंड को खोजिए जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसे कि पहला वाले में देखिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या थी, इसमें 2 4 1 5, यहाँ भी देखिए 3 4 1 5। एक तो परमाणु की संख्या 2 कंपाउंड में बराबर है। फिर हम लोगों ने काउंट किया तो देखा कि दोनों तरफ जो है कैल्शियम की संख्या, दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या परस्पर आपस में बराबर है। तो हमें इस समीकरण को संतुलित करने की लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा हम लोग को एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनेशन में, कि समीकरण संतुलित ही दिया रहता है। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ काउंट कर लेंगे, अगर बराबर हैं तो हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार सेकेंड वाले को भी आप करेंगे। थर्ड वाला में भी देखिए एल्युमिनियम Al है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 है,
एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 है और फिर कॉपर बना रहा है। इसको भी आप इसी तरह संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम लोग वैसे परमाणु, पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आप क्या करो, किताब में जितने भी फार्मूला है उसका कलेक्शन बनाओ। कलेक्शन बनाने के बाद आप उसको एक बार याद कर लो, ठीक है ना, तभी हम लोग अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। डी में देखो बेरियम क्लोराइड, फिर BaCl2, पोटासियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटासियम क्लोराइड KCl। तो अभिक्रिया को संतुलित करना बच्चों बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है पता होना चाहिए। कंपाउंड यौगिक का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप उसी को अगर सही नहीं लिखोगे तो आप संतुलित करने में असफल होंगे, ठीक है ना। तो संतुलित जब वर्ड इक्वेशन जब भी हमसे पूछा जाता है तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि हम सबसे पहले केमिकल फार्मूला को याद रखें, वो सही लिखने के बाद हम हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हुए समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखें और प्रत्येक के लिए अभिक्रिया के प्रकार बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए फिर वही काम आ गया, ठीक। यहाँ पे एक नया चीज़ क्या आया कि आपको अभिक्रिया का प्रकार बताना है। जैसे फिर देखिए यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, हम सबसे पहले वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे और यहाँ पर देखो KBrBaI2 से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Ki बना रहा है। इसका मतलब पोटासियम बेरियम से क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो ऐसे विस्थापन को हम लोगों ने नाम क्या दिया था, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो हो जाएगा बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। देखो यहाँ पे पोटासियम बेरियम को विस्थापित कर रहा है तो बेरियम ब्रोमीन से अभिक्रिया कर ले रहा है, ठीक है। फिर जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ फिर बच्चों देखो जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वापस बन जा रहा है। तो ये एक बियोजेन अभिक्रिया है, हम लोगों ने पढ़ा था ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसे अभिक्रियाओं को कहते हैं बच्चों जिसमें सबस्टांस टूटता चला जाता है। देखो यहाँ पे टूट चुका है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बियोजन अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके सीधा अभिक्रिया कर रहा है, देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन बना रहा है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को अलग कर दिया, इसका मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, ठीक है ना, हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन से अभिक्रिया कर लिया। तो यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। चलो बच्चों अगला सवाल क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से हम क्या समझते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। जैसे कि हम मीथेन का कंबशन कराते हैं, मीथेन का दहन कराते हैं, तो यहाँ इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है ना। यहाँ पर ऊष्मा को हम दिखा भी सकते थे माइनस करके, और राइट साइड में अगर दिखाते तो प्लस करके हम लोग दिखाते, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कंबशन दहन की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हमेशा ऊष्मा बाहर निकलती है। इस तरह से मैंने आपको और भी बताया है, जहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होती है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और वियोजन अभिक्रिया होती है वो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट को देखिए यहाँ पे हम वियोजित करवाए हैं, डिकम्पोज कराए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया भी कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसे हम ऐसी अभिक्रिया में हमें ऊष्मा देनी होती है। ऊष्मा देने के वजह से यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है। तो बच्चों श्वसन की प्रक्रिया में आप ध्यान दीजिए ऊष्मा निकलती है। जब हम अपने हाथों को नाक के सामने ले जाते हैं तो हमें फील होता है गर्म हवा जो है हमारे नाकों से निकल रही है, ठीक है ना। इसलिए एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है बच्चों, दहन होता है, जिस फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा निकलती है। जैसे मैंने यह समीकरण दिया भी है C6H12, ठीक है ना, O6। यहाँ पे ऑक्सीजन बड़ा में लिखेंगे हम लोग, जैसे कार्बन हाइड्रोजन लिखे हैं उसी तरह से आप ऑक्सीजन को भी लिखेंगे। ऑक्सीजन छोटा यहाँ पे राइट डाउन हो गया है, ठीक है। इस तरह ऑक्सीजन 6CO2 से अभिक्रिया करके 6CO2 + 6H2O बनाता है, और साथ में एनर्जी भी बनाता है, जिस एनर्जी का प्रयोग हम लोग अपने बॉडी में काम को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए
प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बायोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे तो इसके विषय में हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत हम लोग मानते हैं, तो ऐसे अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। हमसे पूछा जा रहा है ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। तो बच्चों किसी संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर हम लोग जो देखते हैं कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में देखा जाता है कि अभिकारक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। इसीलिए दोनों अभिक्रियाओं को एक दूसरे के विपरीत माना जाता है। बच्चों जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो कि एक संयोजन अभिक्रिया है। और जब फेरस सल्फेट को एक टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है तो विघटित होकर फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये एक संयोजन है तो ये है एक वियोजन। देखो यहाँ पे संयोजित हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, और यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है वियोजित होकर बना रहा है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं कि जब प्रश्न क्या कह रहा है कि जब उष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा मिलने से वियोजन अभिक्रिया होती है तो अलग अलग अभिक्रिया होती है, तो इन सब के एक एक उदाहरण हमें उदाहरण देना है। ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया उष्मा की वजह से भी होती है, प्रकाश की वजह से भी होती है और विद्युत के रूप में ऊर्जा मिलने से भी होती है। ठीक है ना बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। इस बार भी जो है एग्जाम में ये सवाल आया था। ठीक है, तो हम लोग एक एक अभिक्रिया इसमें लिखेंगे। देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया, जैसे उष्मा के कारण हम लोग इसमें हीट दे रहे हैं, इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना, विद्युत देना पड़ता है, और इस अभिक्रिया में लाइट के उपस्थिति में होती है। ठीक है ना, इसीलिए इसमें हम बोल रहे हैं यह प्रकाश ऊर्जा की वजह से वियोजित हो रहा है, जबकि यह इलेक्ट्रिसिटी की वजह से विद्युत ऊर्जा के कारण वियोजित हो रहा है, और यह हीट के वजह से जो है वियोजित हो रहा है, उष्मा के कारण वियोजित हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बीच क्या अंतर होता है, दोनों के हमें उदाहरण देना है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है विस्थापन अभिक्रिया में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु जो होता है, ठीक है, अब किसी साल्ट से एक कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापन कर देता है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा था कि दोनों यौगिकों के बीच आयनों का परस्पर क्या हो जाता है, आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट आयरन से अभिक्रिया करता है, तो आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पर जब अभिक्रिया हो रही है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में, तो यहाँ पे आयन जो होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना, आदान प्रदान कर लेते हैं, जिसके वजह से यह विस्थापन को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर निकालने के लिए कॉपर विस्थापित कराया जाता है, इस अभिक्रिया के समीकरण को लिखे। तो सिल्वर नाइट्रेट का बच्चों फार्मूला होता है AgNO3, ठीक है ना, इसको हम लोग कॉपर से अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें पता है कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को वियोजित कर देगा। ठीक है ना। दूसरा है प्रश्न की अवक्षेपण से क्या समझते हैं। तो बच्चों जब किसी अभिक्रिया का कोई उत्पाद जल में अघुलनशील होता है तो अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अघुलनशील का मतलब नहीं घुलते हैं। जैसे कि देखो जब बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया में वैसे अभिक्रिया का कोई उत्पाद जल में अघुलनशील होता है। जैसे ये उत्पाद जो है ना, ये सब जल में क्या होंगे, कोई भी उत्पाद ये जल में अघुलनशील होंगे। इसमें जल में आप चाहिएगा भी सब चीज़ को घुलाने के लिए तो नहीं घुल रहे हैं, इसका मतलब है कि यह एक बेरियम सल्फेट जो है जो अवक्षेप बन रहा है, हम इस बेरियम सल्फेट को पानी में घुलाना चाहेंगे तो ये नहीं घुलेगा। ठीक है ना, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ को ऑक्सीजन के पाने या खोने के संदर्भ में उदाहरण दीजिए। तो ऑक्सीजन को पाना मैंने बताया ना ऑक्सीकरण, और खोने को क्या बोलते हैं, अवकरण। तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करने की प्रक्रिया बच्चों ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, और किसी पदार्थ को में ऑक्सीजन को खोने की प्रक्रिया बच्चों अवकरण कहलाता है। जैसे कि देखिए किसी पदार्थ से ऑक्सीजन के हटने की प्रक्रिया को हम अवकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों कि एक भूरे रंग का तत्व X से इसे हवा में गर्म किया जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। तत्व X और काले रंग के पदार्थ का नाम बताओ।
तो बच्चों भूरे रंग का तत्व कॉपर और काले रंग का कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड होता है, हमें याद रखना पड़ेगा ये सवाल, ठीक है, कि भूरे रंग के जो तत्व होते हैं बच्चों कॉपर होते हैं और काले रंग का जो हम लोग कंपाउंड यूज़ करेंगे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड यूज़ करेंगे। और जब कॉपर को अत्यधिक गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है ना। आप समीकरण से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके देखिए कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, लोहे के सामान पर पेंट क्यों चढ़ाया जाता है। तो हम लोग ने पढ़ा था ना रोस्टिंग में कि अगर लोहा को ऐसे खुली छोड़ दिया जाएगा तो वायुमंडल में मौजूद नमी के साथ क्या करता है, वो अभिक्रिया कर लेता है, जिसके वजह से उसके ऊपर परत जम जाती है और लोहे कमज़ोर होने लगते हैं, जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं, ठीक है। हल्के भूरे रंग की परत हमें देखने को मिलती है। तो पेंट की परत लोहे और वायुमंडल में मौजूद नमी के बीच अभिक्रिया को क्या करता है, रोकता है। इस तरह लोहे में जंग लगना क्या हो सकता है, रुक सकता है। इसलिए लोहे के सामान पर बच्चों पेंट चढ़ाया जाता है ताकि लोहे के सामान की आयु बढ़ाई जा सके, उन आयु, ठीक है ना, लोहे के सामान की आयु क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस क्यों मिलाया जाता है। तो हम लोगों ने रेंसिडिटी पढ़ा था ना, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं तो उस खाद्य पदार्थ के पैकेट से ऑक्सीजन को हटाने में क्या मिलती है, हमें मदद मिलती है। और जैसा बच्चों हम जानते हैं कि हमारा जो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इससे हमारे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उसे खराब होने से बचाने के लिए बच्चों इसमें नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू कोरोजन, कोरोजन को हमें समझाना है, ठीक है। तो धातु की प्रवृत्ति हमें पता है ना कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी और कुछ अन्य पदार्थों से क्या करती है, प्रतिक्रिया कर लेती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोहा वायुमंडल में मौजूद नमी से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और उसके ऊपर भूरी परत लगता है जिसे हम जंग लगते हैं। इससे पहले भी प्रश्न में हम लोगों ने इसी पे डिस्कस किया था, ठीक है। इस प्रक्रिया को लोहे में क्या कहते हैं, जंग लगना। लोहे के जंग में बदलने के कारण लोहे के सामान में धीरे धीरे क्या होता है, लोहा समाप्त होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम कोरोजन या संक्षारण कहते हैं, ठीक है। और एक इसके अंत में एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेंसिडिटी, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने देखा अभी कि जब तेल और वसा का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें अजीबो तरीके गंध आने लगती है, जिससे कि उसका स्वाद क्या होता है, खराब हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग बच्चों रेंसिडिटी कहते हैं। और उस तरह के तैलीय भोजन को रेंसिड भी कहा जाता है। किसी तले हुए भोजन को रेंसिड होने से बचाने के लिए उसे सही तरीके से बच्चों पैक करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था आलू के चिप्स वगैरह को एयर टाइट पैकेट में पैक किया जाता है, अथवा उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, भर देते हैं, जिससे कि आलू के चिप्स को अधिक समय तक ताज़ा रखने में बच्चों हमें मदद मिलती है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग को कैसा लगा ये क्लास, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगा, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट जो है ये चैप्टर आपको आज कल के बाद जो है इसके फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। तो आप इस तरह से हमारे सभी सेशन को देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।